6th March 2022, the Hindu editorial Capital Verdict. Andhra Pradesh High Court judgment on Amravati protects governance from political whimsy. आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है अमरावती के ऊपर, वो गवर्नेंस को राजनीतिक मनमर्जी से बचाता है। The policies change with governments may appear acceptable in a democracy, but no court will allow a transformation so fundamental that rights and entitlements that accrued during an earlier regime are abandoned or frustrated. नीतियां तो सरकारों के साथ चेंज होती हैं, बदलती हैं, लेकिन हो सकता है कि ये स्वीकार योग्य प्रतीत होता हो किसी भी प्रजातंत्र में कि नीतियां तो बदलेंगी ही, लेकिन कोई भी कोर्ट ऐसा बदलाव नहीं अलाउ करेगा जो इतना मूलभूत हो कि कोई भी अगर अधिकार या हकदारी जो बनी थी पिछले रजीम में, वो पूरी तरह से छोड़ दी जाए या उसको सफल ना होने दिया जाए। In 2014, the Amravati region was chosen as the site of the capital of Andhra Pradesh, the residuary state left after the creation of Telangana, but work was stopped after the present YSRCP regime took over. 2014 में अमरावती क्षेत्र को का चयन किया गया था कि वहां पे आंध्र प्रदेश का कैपिटल को वहां पे रखा जाएगा। साइट मतलब वो जगह होगी जहां पे कैपिटल आएगा आंध्र प्रदेश का। जो बचा हुआ राज्य था, जब तेलंगाना को बनाया गया तो हैदराबाद जो है तेलंगाना में आ गया। अब आंध्र प्रदेश को एक कैपिटल चाहिए, राजधानी चाहिए। तो ये तय हुआ था कि 2014 में कि अमरावती क्षेत्र को राजधानी के लिए चयनित करके वहां पे राजधानी बनाई जाएगी। लेकिन जब वाई एस रेड्डी की जो सरकार आई है, तब ये काम रोक दिया गया। Instead, Chief Minister Y.S. Jaganmohan Reddy mooted the idea of decentralized development, by which he meant that the state will have Amravati as the legislative capital, while Visakhapatnam will be the executive capital, and Kurnool the seat of the High Court. Chief Minister मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी ने यह आइडिया आगे बढ़ाया कि इसके बजाय कि वो पहले वाला काम को जारी रखते, उन्होंने ये आइडिया बढ़ाया कि जो विकास है वो विकेंद्रीकृत तरीके से होगा, जिससे उनका मतलब ये था कि राज्य में अमरावती जो है वो लेजिस्लेटिव कैपिटल रहेगा, जबकि विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल होगा। यानी कानून जो है अमरावती में बनाए जाएंगे, वहाँ विधानसभा वगैरह होंगे, और जो सरकार के ऑफिस होंगे, सेक्रेटेरिएट वगैरह, वो विशाखापट्टनम में होंगे, और कर्नूल में हाई कोर्ट की सीट होगी। In a stern rebuff to the three capitals idea of the present regime, a full bench of the state's high court has ruled that it cannot abandon the project to develop Amravati as a capital city after over 33,000 acres had been given up by farmers and 15,000 crore sunk in it over development expenditure. इस तीन कैपिटल वाले आइडिया से, तीन राजधानियों के आइडिया को रिबफ करते हुए, यानी कि इसको विपरीत करते हुए, एक स्ट्रिक्ट तरीके से इस प्रेजेंट अभी की मौजूदा राज्य व्यवस्था के जो तीन कैपिटल का आइडिया है, इसको
वापस भेजते हुए एक फुल बेंच, स्टेट के हाई कोर्ट की जो फुल बेंच थी, उसने ये रूलिंग दी है, ये जजमेंट दिया है कि ऐसे प्रोजेक्ट को कि जिसमें कि अमरावती को विकसित किया जा रहा है कैपिटल के रूप में, उसको छोड़ा नहीं जा सकता है, जबकि 33,000 करोड़ एकड़ जमीन जो है फार्मर्स ने, किसानों ने अपने दे चुके हैं, छोड़ चुके हैं इसके लिए, और 15,000 करोड़ रुपए का उसमें जो है और खर्चा, विकास वाला खर्चा जो है उसमें ऑलरेडी पहले से ही उसमें डुबो दिया गया है. Holding the state government to its promise of developing the region into the capital city, it has directed the government to complete the required developmental work in Amravati within 6 months. राज्य सरकार को उसके वायदे पे होल्ड करते हुए कि वो उस रीजन को कैपिटल सिटी में डेवलप करेगा, उसने कि जो वायदा था आप पूरा करिए, उनको उनके प्रॉमिस पे होल्ड करते हुए, यानी कि जो उन्होंने वायदा किया था हम इसको बनाएंगे, तो उनको पूरा करना जरूरी करते हुए इन्होंने डायरेक्शन दिया है स्टेट गवर्नमेंट को कि वो जो जरूरी विकास का कार्य है अमरावती में, उसको 6 महीने में पूरा कर लें. एज ए कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ टू द फार्मर्स हु हैड गिवन अप देयर लैंड फॉर द स्पेसिफिक पर्पस, और इसके फलस्वरूप जो राहत दी जा रही फार्मर्स को जिन्होंने अपने ज़मीन को छोड़ दिया था एक खास पर्पस के लिए, यानी राजधानी बनाने के लिए, कोर्ट ने स्टेट से कहा है और आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी से भी कहा है कि वो जो लैंड सरेंडर किया गया था फार्मर्स के द्वारा, उसको विकसित करें और उस पे नए प्लॉट रिकॉन्स्टिट्यूट करके उन फार्मर्स को दें 3 महीने के अंदर. In political terms, the decision to locate the three organs in different cities was possibly motivated by a wish to undo a key policy measure of the previous TDP regime, as well as negate speculative gains the erstwhile rulers may have allegedly made by choosing Amaravati. राजनीतिक भाषा में अगर इसको देखा जाए तो ये निर्णय किया गया है कि तीन जो सरकार के ऑर्गन्स हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटर और जुडिशरी, इनको तीन अलग अलग सिटी में रखा जाए. ये शायद जो डिसीजन था ये इस बात से प्रेरित था कि एक इच्छा से कि एक मुख्य जो नीति का एक्शन लिया गया था पिछली टीडीपी रिजीम के अंतर्गत, उसको अंडू कर दिया जाए, और जो भी पहले के रूलर्स थे उन्होंने जो रेट में, जो रियल एस्टेट के रेट में जो स्पेकुलेटिव गेन होता है, जैसे जब कोई जगह बनने वाली है तो उसको उसमें उसका रेट बढ़ जाता है ज़मीन का वहाँ पे, तो पहले के रूलर्स ने जो भी एक तरह से सट्टे वाला फ़ायदा किया होगा, ऐसा एलिगेशन है कि उन्होंने सट्टे का फ़ायदा किया होगा अमरावती को चूज़ करके, वो फ़ायदा उनका जो है वो कैंसिल हो जाएगा यदि अमरावती को अब कैपिटल के रूप में कैंसिल कर दिया जाता है तो. However, it was projected as a measure to decentralize governance and take the fruits of development to all parts of the state. लेकिन बहरहाल इसको इस तरह से प्रक्षेपित किया गया था, दिखाया गया था जैसे कि ये जो काम किया जा रहा है तीन अलग अलग सिटीज़ में करने का प्रस्ताव दिया जा रहा है, ये गवर्नेंस को विकेंद्रीकृत करने का प्रस्ताव है, और विकास के जो फल हैं वो स्टेट के हर पार्ट में पहुंच जाएं, इसको करने का प्रस्ताव है. After farmers approached the court, the government sought to render the matter infructuous by repealing its decentralization law, the one that it enacted in 2020 for spreading the capital city and proposing inclusive development of all regions. जब फार्मर्स कोर्ट के पास आए, उन्होंने अप्रोच किया कोर्ट को, तो गवर्नमेंट ने ये कोशिश किया कि वो इस मैटर को के फलन को कैंसिल कर दें, यानी कि उसको अस्खलित कर दें,
डिसेंट्रलाइजेशन लॉ को रिपील करके, खत्म करके, जो ऐसी लॉ थी जो कि वो वाली लॉ थी जिसको कि इसी सरकार ने 2020 में इनेक्ट किया था कि हमको कैपिटल सिटी को और फैलाना है, और ये प्रपोज किया गया था कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट होना चाहिए हर क्षेत्र का। लेकिन बहरहाल, however, the bench took note of the government's intention to pursue its multiple capital cities plan and decided that it will adjudicate on the petitioner's grievances. लेकिन बेंच ने गवर्नमेंट के इस मंशा को कि वो मल्टीपल कैपिटल सिटीज बनाना चाहते थे, उनका योजना थी, उसका नोट ले लिया और उन्होंने निर्णय किया कि कोर्ट जो है पेटिशनर की शिकायतों पे एडजुडिकेट करेगा, इन इस पे निर्णय देगा। It held that the state legislature lacked the competency to shift the organs of the state. उन्होंने होल्ड किया कि स्टेट लेजिस्लेचर में ये कॉम्पिटेंसी नहीं है कि वो ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट को शिफ्ट करें। The verdict, if undisturbed by the Supreme Court, may put an end to attempts to shift the capital city out of Amravati. अब ये जो वर्डिक्ट है, अगर ये डिस्टर्ब नहीं किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो हो सकता है कि ये इन कोशिशों को खत्म कर दे कि जिसमें कि कैपिटल सिटी अमरावती से बाहर शिफ्ट किए जाने का प्लान है, की कोशिश की जा रही है। A welcome feature of the verdict is that it has invoked the doctrines of constitutional trust and promissory estoppel to prevent the regime from going back on its promises to citizens. एक स्वागतपूर्ण लक्षण इस वर्डिक्ट का ये है, इस ऑर्डर का ये है कि हाई कोर्ट ने आह्वान किया है कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रस्ट के डॉक्ट्रिन को और प्रॉमिसरी एस्टॉपल के डॉक्ट्रिन को। कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रस्ट का जो डॉक्ट्रिन है वो ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमें ट्रस्ट होना चाहिए, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन ये कहती है कि एक ही राज्य के 3 ऑर्गन्स हैं, तो तीनों को अलग अलग नहीं होना चाहिए। अगर तीनों को अलग अलग जगह पे रख देंगे, हाँ सेपरेशन किया गया है, लेकिन ये नहीं कहा गया कि उनको बिल्कुल आपस में उनका कोई मतलब नहीं होना चाहिए एक दूसरे के साथ। और कॉन्स्टिट्यूशन की व्यवस्था में हमको ट्रस्ट होना चाहिए। और प्रॉमिसरी एस्टॉपल का मतलब यह है कि एक बार आपने कोई चीज प्रॉमिस कर दी तो सरकार उससे बाधित हो जाती है, कि सरकार अपनी प्रॉमिस से बाधित है, उससे बंधी हुई है। तो ये दोनों डॉक्ट्रिन्स का आह्वान किया गया, जिससे कि एक रेजीम को प्रिवेंट किया जा सके कि जो उन्होंने वायदा अपने नागरिकों से किया था उससे पीछे ना हट पाए। इट सेंड्स आउट अ मैसेज that government should not be buffeted by winds of political change or be held hostage to the passing whimsy of a particular regime. ये एक ऐसा मैसेज देता है कि गवर्नेंस को इधर उधर धक्का नहीं खाना चाहिए पॉलिटिकल, राजनीतिक बदलाव की हवाओं के द्वारा, कि वो थपेड़ों से इधर उधर मारी जाए गवर्नेंस, इधर टकराए उधर टकराए, जहाँ हवा जा रही है उस तरफ टकराए, या जो बदलते हुए मन मर्जी है किसी भी खास रजीम की, उसका उसकी वो गिरफ्त में रहे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बीइंग रेडी, तैयार रहना। वैक्सीनेशन वाज shown to have been a lifesaver during the third wave of the pandemic. वैक्सीनेशन को ये इस तरह से दिखाया गया है कि वैक्सीनेशन ने लाइफ बचाने का काम किया है पैंडेमिक के तीसरी वेव के दौरान। द कोविड-19 पैंडेमिक इज ऑन अ डिसर्नेबल वेन। कोविड-19 की महामारी देखी जा सकती है कि वो कम होती जा रही है। जस्ट अ मंथ अगो, India was reporting around 1.7 lakh cases a day, and the latest numbers suggest it has plummeted to around 6,000.
केवल एक महीने पहले भारत 1,70,000 केस रिपोर्ट कर रहा था एक दिन में, और हालिया नंबर ये सुझाते हैं कि ये नंबर गिर के अब 6,000 पे आ गया है करीब करीब। इंडिया इज नाउ कंट्रीब्यूटिंग ओनली 0.7% ऑफ ग्लोबल केसेस। भारत अब पूरे विश्व के केसों का केवल 0.7% ही योगदान भारत का है। Last year, this time, cases were below 5,000 a day, encouraging several states and the center to claim that the pandemic was over, though within a matter of weeks, there was a resurgence fueled by the Delta variant, which birthed a summer of catastrophe. पिछले साल में इसी समय जो नए केसेस का नंबर था वो 5,000 था एक दिन का, और इसने कई स्टेट्स को ये प्रोत्साहन कर दिया था और सेंटर को भी कि वो ये दावा करें कि पैंडेमिक अब खत्म हो गया है, महामारी अब खत्म हो गई। हालांकि कुछ ही हफ्तों के दौरान मामले में ही या दौरान में ही एक फिर से पेंडेमिक जो है बढ़ गया, और जिसके पीछे जो उसका ईंधन था वो डेल्टा वेरिएंट था। डेल्टा वाला जो विविधीकरण कह सकते हैं, वेरिएंट या जो रूप था, स्वरूप था, जिसने पैदा किया एक बर्बादी के ग्रीष्म ऋतु को, कैटास्ट्रफी यानी कि बहुत बड़ी जबरदस्त बर्बादी। There is, however, a crucial distinction between then and now, in that over 75% of those over 15 years are now fully vaccinated in India. लेकिन एक बड़ा क्रूशल फर्क है तब में और आज में कि 15 साल से ऊपर के करीब 75 लोग जो हैं वो पूरी तरह से अब इंडिया में वैक्सीनेटेड हैं, उनको टीका लग चुका है। A small and growing number of those over 60 have had the third dose. और जो लोग 60 साल के से ऊपर की उम्र के हैं उनमें से भी एक उनको तीसरा डोज जो है उसमें भी एक छोटे नंबर को तीसरा डोज लग गया है। रिपोर्ट्स सजेस्ट दैट ओवर 90% of Indians have been exposed to the virus over the last 2 years, and therefore, combined with the vaccination, are sufficiently protected against disease, but not infection, for many more months ahead. रिपोर्ट्स ये सुझाती हैं कि 90% से ज़्यादा भारतीय वायरस के प्रति एक्सपोज हो चुके हैं पिछले 2 सालों में, और इसलिए वैक्सीनेशन के साथ साथ मिलके वैक्सीनेशन का जो असर है उसके साथ साथ ये असर भी कारगर है कि वो पर्याप्त रूप से प्रोटेक्टेड हैं इस डिजीज के खिलाफ। हालांकि इन्फेक्शन से प्रोटेक्टेड नहीं है, इन्फेक्शन फिर भी हो सकता है वैक्सीनेशन के बावजूद भी, यानी वायरस उनके अंदर जा सकता है, लेकिन बीमारी उनको होगी कि नहीं होगी वायरस से, इससे वो प्रोटेक्टेड है फॉर मेनी मोर मंथ्स अहेड। आगे आने वाले कई महीनों तक वो बचे हुए हैं। What bears emphasis is that avoiding vaccination makes one, particularly the elderly, vulnerable to serious infection. जिस चीज पर जोर देना जरूरी है वो ये है कि वैक्सीनेशन को अवॉइड करना जो है, किसी खासतौर पे जो बड़ी उम्र का व्यक्ति है वो उसको कमजोर कर देता है सीरियस इन्फेक्शन के प्रति। Balram Bhargav, Director General ICMR, said at a press meet this week that 92% of those who died of COVID-19 since January this year were unvaccinated, and underlined that vaccines and the wide vaccination coverage had played an important role in protecting hundreds of lives. Balram Bhargav, जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डायरेक्टर जनरल हैं, उन्होंने एक प्रेस मीट में कहा इस हफ्ते में कि उन लोगों में से जो कि कोविड-19 से जिनकी मृत्यु हुई थी उनमें से 52% ऐसे लोग थे, जनवरी से अभी तक ऐसे लोग थे जो मर गए थे, उनमें से 92% ऐसे लोग थे जो कि वैक्सीनेटेड नहीं थे। और उन्होंने ये अंडरलाइन किया कि वैक्सीन्स और वाइड वैक्सीनेशन का जो कवरेज है उसने एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है
कई 100 लाइव्स को बचाने में। इंडिया इज फॉर्चुनेट दैट इन दैट इट डज नॉट हैव टू बैटल वैक्सीन हेजिटेंसी इन ए लार्ज मेजर। भारत जो है इस मामले में लकी है, किस्मत वाला है कि इस मामले में कि इन दैट यानी इस मामले में कि उसको वैक्सीन की हेजिटेंसी हिचकिचाहट से बहुत ज़्यादा मात्रा में युद्ध नहीं करना पड़ता है, यानी कि ज़्यादातर लोग जो है आराम से जाके वैक्सीन लगवा लेते हैं। The initial skepticism regarding the vaccines not having passed the typical stages of vaccine approval saw a certain degree of hesitation, but very soon it emerged in April and May last year that India's main problem was an insufficient number of vaccines. शुरू में जो जो संदेह था इस विषय में कि वैक्सीन्स ने जो है जो तरीका होता है पास करने का, स्टेजेस में जो वैक्सीन पास की जाती है, वैक्सीन अप्रूवल का, अनुमोदन का जो 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 स्टेजेस होती हैं उनको पूरा किया है नहीं किया है, और चूंकि उन्होंने पूरा नहीं किया सभी स्टेजेस को इमरजेंसी यूज़ के लिए उनको अप्रूव कर दिया गया था। तो एक एक तरह का एक लेवल तक का एक डिग्री का की हिचकिचाहट उसमें थी, लेकिन बहुत जल्दी ही ये बात उभर के आई कि अप्रैल में पिछले साल ये बात उभर के आई कि भारत की मेन प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग वैक्सीन लगवाना नहीं चाहते हैं, बल्कि मेन प्रॉब्लम ये है कि वैक्सीन का नंबर उतना नहीं है, यानी वैक्सीन होंगी तो लोग लगवा लेंगे। Though India today has administered nearly 178 crore vaccine doses and has several indigenously developed vaccines that have been approved in emergency mode by authorities, there are still serious questions on supply. हालांकि भारत ने आज आज तक 178 करोड़ वैक्सीन के डोजेस लगा दिए हैं, और कई सारे भारत में ही विकसित वैक्सीन्स भी हैं जिनको कि अनुमोदित कर दिया गया है इमरजेंसी में इस्तेमाल के लिए अथॉरिटीज़ के द्वारा। लेकिन फिर भी बहुत गंभीर सवाल हैं सप्लाई के बारे में। करंटली वैक्सीन डिमांड इज़ लो। आजकल जो वैक्सीन की जो डिमांड है वो वो नीचे स्तर पे है, एंड द वैक्सीन ड्राइव इज़ इन मॉप अप मोड। और वैक्सीन की जो ड्राइव है वो इतना तेज काम कर रही है कि मॉप अप मोड में कि जितने बचे हुए लोग हैं उनको भी अपने आवेश में ले ले, और सेकंड डोज वो एडमिनिस्टर कर रही है। But were the pandemic situation to suddenly turn for a fourth wave to take shape, there would be a spike in demand for vaccinations for children, particularly those below 15, as well as booster doses for adults. लेकिन अगर ऐसा हो गया कि जो महामारी की स्थिति है वो अचानक मुड़ के और ऐसे मुड़ी कि भाई एक चौथी वेव आ गई, चौथी वेव ने शेप ले लिया, तो डिमांड में एकदम से अचानक बढ़त आएगी वैक्सीनेशंस के लिए, बच्चों के लिए खास तौर पे जो 15 साल से नीचे के हैं, और बूस्टर डोजेस के लिए भी डिमांड बहुत तेज़ आएगी, स्पाइक आएगा डिमांड में एडल्ट्स के लिए। द एक्सपीरियंस ऑफ कोवैक्सीन्स मैन्युफैक्चरर being unable to ramp up vaccinations in time during the crisis months ought to be a persistent reminder to other biotechnology companies that having vaccines is very different from being ready with a seamless supply chain. कोवैक्सीन का जो मैन्युफैक्चरर है, बनाने वाला है, उसका जो अनुभव था कि वो वैक्सीनेशंस वो जो है वो वैक्सीनेशंस को यानी वैक्सीन सप्लाई को बढ़ा नहीं सका, समय से सक्षम नहीं हो पाया बढ़ाने में जब क्राइसिस के महीने चल रहे थे। ये हमारे लिए एक लगातार एक रिमाइंडर होना चाहिए कि दूसरे बायोटेक्नोलॉजी कंपनीज के लिए भी कि वैक्सीन का होना बहुत फ़र्क है एक सीमलेस तरीके से सप्लाई चेन तैयार करने के मुकाबले में। यानी अल्टीमेटली जब वैक्सीन सप्लाई नहीं हो पाती है या बन नहीं पाती है समय से, बन के सप्लाई नहीं हो पाती है, तब केवल वैक्सीन के होने से कोई मतलब नहीं है। The Indian government has still not made public a timeline for when vaccines from biological E, Genova and Zydus Cadila will be practically available for mass use. भारतीय सरकार ने अभी भी पब्लिक नहीं की है अपनी ये टाइमलाइन की वैक्सीन के लिए, जो कि बायोलॉजिकल ई जेनोवा कंपनी से आने वाली है या जाइडस कैडिला कंपनी से जो वैक्सीन आने वाली है,
कि वो प्रैक्टिकली कब उपलब्ध होगी सब लोगों के इस्तेमाल के लिए। इसमें गवर्नमेंट ने कोई टाइमलाइन पब्लिक नहीं करी है। दो द वर्ल्ड इज ऑक्यूपाइड विद डिफरेंट क्राइसिस, इंडिया मस्ट नॉट लेट इट्स गार्ड डाउन एंड शुड इंसिस्ट ऑन कंपनीज बीइंग रेडी विद अ मेजरेबल टाइमलाइन। हालांकि दुनिया जो है वो एक अलग तरह की बुरी हालत से में ऑक्यूपाइड है, उसका दिमाग लगा हुआ है, यानी कि जो यूक्रेन और रशिया वाली क्राइसिस है उसमें लगा हुआ है। भारत को अपना प्रोटेक्शन नीचे नहीं करना चाहिए और उनको आग्रह करना चाहिए जो कंपनीज हैं वो तैयार रहें और एक नापी हुई टाइमलाइन के अंतर्गत वैक्सीन के साथ तैयार रहें। क्यों तैयार रहें? जिससे कि चौथी डोज वेव अगर आ जाए तो उनके पास पर्याप्त वैक्सीन होनी चाहिए कि सब लोगों को जो है तेज़ी से वैक्सीनेट किया जाए, बूस्टर डोज लगाए जाएंगे, जिससे लोगों को कोरोना होने का खतरा ना हो, या कोरोना हो तो डिजीज़ कम से कम इन्फेक्शन हो जाए भले, लेकिन डिजीज़ ना हो जिससे लोगों की मौतें ना हो, ये रोका जा सके। तो खास तौर पे इस संबंध में ये कहना बहुत इम्पोर्टेंट है कि बहुत से लोगों की इम्यूनिटी जो है, ज़्यादातर लोगों की इम्यूनिटी जो है वो नॉर्मल लेवल से नीचे की होती है और इसलिए उनके ऊपर कोरोना का बहुत घातक असर हो सकता है और इस वजह से ज़्यादातर लोग वैक्सीन लगवाने को तैयार रहते हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी डाउन रहती है और उससे सीरियस डिजीज़ का जो प्रिवेंशन है उनको लगता है वो हो जाएगा, हमारी मौत नहीं होगी, भले ही हमें इन्फेक्शन भले ही लग जाए।